वेलकम बैक टू जी के लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 10 में हम देखने वाले हैं भारत निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आज ही के दिन 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था न्यू दिल्ली में। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और ये कैसा निकाय है? तो यह संविधान में वर्णित है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय होगा। संविधान के भाग 15 के, कोई पूछे कौन से पार्ट में, तो भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है, अर्थात कि यह एक संवैधानिक निकाय होगा। गठन कैसा हुआ? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। लोकतंत्र की विशेषता होती है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराना, जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग 1950 में बना। आर्टिकल 324 क्या बोलता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना और संरचना और स्ट्रक्चर और हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 324 में दी गई है। फिर आर्टिकल 325 में बोला गया 325 में निर्वाचक नामावली तैयार करने में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना किया जाए। और ये ऐसा सब ये किस में दिया है? आर्टिकल 325 में दिया गया है। फिर आर्टिकल 326 में दिया है वयस्क मताधिकार का वर्णन। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि भैया कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत, और वो संवैधानिक संशोधन किस ईयर में बना था और किस ईयर में वो लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब वोट देने की आयु 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा लोकसभा और राज्यों में विधानसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ये 88 जरूर है, लेकिन अगर कोई पूछे कि कब से लागू हुआ, तो 1989 से लागू हुआ था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अनुच्छेद 327 क्या बोलता है कि संसद की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। ठीक है। फिर आर्टिकल 328 बोलता है राज्य विधानमंडल की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 329 बोलता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना। अनुच्छेद 324 के 6 उपभाग हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 करके। तो 324 का 1 बोलता है निर्वाचन आयोग की स्थापना, 324 के 2 में है निर्वाचन आयोग की संरचना, 324 के 3 में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक है। कोई पूछे कि इलेक्शन कमीशन का हेड कौन है, तो वो होगा CEC, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 324 के 4 में दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक आयुक्त, रीजनल कमिश्नर की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। फिर 324 के 5 में त्यागपत्र और हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। 324 के 6 में राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे भी जरूरत पड़े वैसे निर्वाचन आयोग को कर्मचारी प्रोवाइड कराएंगे। आर्टिकल 324 के 1 में 2 बातें कही गई हैं। 2 बातें कौन सी? पहली तो सबको पता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी, और दूसरी संसद, राज्य विधानमंडल, विधानसभा। अच्छा, विधानमंडल में क्या क्या आएगा? तो विधानसभा प्लस विधान परिषद। तो संसद, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के निर्वाचन मतलब चुनाव की जो जिम्मेदारी लेता है वो लेता है हमारा इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 के 2 में निर्वाचन आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में वर्णन किया गया है। और स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो निर्वाचन आयोग की संरचना में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जितनी भी संख्या में हो सकते हैं। वो सब कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति जी डिसाइड करेंगे हमारे। मूलतः 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग जब ये बना था, तब ये सिंगल मेंबर बॉडी था, 1 मेंबर बॉडी था, 1 सदस्यीय निकाय था हमारा। कौन? EC, है ना, इलेक्शन कमीशन। और जब 16 अक्टूबर 1989 को 1989 को 3 मेंबर बन गए, इसमें 3 सदस्यीय निकाय हो गया। लेकिन वे वापस 1 सदस्यीय निकाय बन गया, सिंगल मेंबर बॉडी, 1990 में। और फिर से 3 हो गया, तो 1 3 1 3 ऐसे याद करना है ना। सिंगल कब था? जब 1950 में जब बना था, आज ही के दिन 25 जनवरी को, है ना। फिर 3 कब हो गए? 1989 में 3 हो गए, और फिर 1990 में वापस 1 हो गया, और फिर 1993 से 3 याद रखना कि वर्तमान में भी हमारा 3 मेंबर बॉडी का ही पैटर्न चल रहा है। और अभी कौन है? अभी हम देखेंगे कि वर्तमान में कौन 1 मुख्य चुनाव आयुक्त है और कौन 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, निर्वाचन आयुक्त हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का कौन डिसाइड करता है? हमारे राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का वर्णन ना तो संविधान में कहीं किया गया है, ना ही किसी नियम में किया गया है, किसी अधिनियम में किया गया है। अनुच्छेद 324 का 3 क्या बोलता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये इलेक्शन कमीशन के, निर्वाचन आयोग के हेड होंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि आर्टिकल 324 का 4 क्या बोलता है। तो निर्वाचन आयुक्त की हेल्प सहायता के लिए राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सलाह लेने के बाद ही राज्य में प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। तो किसकी सलाह से होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से नियुक्ति होगी। और कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, किसकी नियुक्ति करेंगे? प्रादेशिक आयुक्त की। ये सब किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 324 के 4 में। आर्टिकल 324 का 5 क्या बोलता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि जो है वो राष्ट्रपति द्वारा तय की जाएगी, वही डिसाइड करेंगे। इसके लिए संसद में एक नियम बना है जिसके अनुसार राष्ट्रपति ये सब तय करेंगे, और वो है निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991, द इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991। तीनों कौन कौन? तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन भत्ते व अन्य लाभ सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जज, इधर पे जज ही रहने देना, इसको चीफ जस्टिस मत समझ लेना, तो ये केवल जज है, सिंपल एक न्यायाधीश। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के जज मतलब न्यायाधीश के समान होगा। ये सब कौन बोलता है? तो ये बोलता है निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 की धारा 3 के तहत वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है। फिर वेतन भत्ता कितना? तो 2.5 लाख प्रति माह हर महीने। ठीक है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कि आपको मानो कोई ने बोल दिया भैया आपकी 2.5 लाख की सैलरी है, तो उसके बाद वो बोले नहीं अब तो हम आपको 1.5 देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो घटा नहीं सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते, हमेशा इंक्रीज ही होगा। अलाभकारी परिवर्तन इसको बोलते हैं। फिर पदावधि कितनी है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अच्छा, हमने वेतन देख लिया। आर्टिकल नहीं, ये संविधान में नहीं दिया, ये किस में दिया? निर्वाचन आयुक्त अधिनियम के तहत धारा 3 में दिया गया क्या? अपना वेतन भत्ता। लेकिन जिसकी पदावधि है वो दी गई है निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 की धारा 4 के अनुसार। फिर हटाने की प्रोसेस देख लेते हैं। तो हटाने की प्रक्रिया के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC को सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मतलब कि जज, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जज के समान ही हटाया जाता है। और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कैसे हटाएंगे? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के आधार पर, मतलब कि अगर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो बोलेगा भैया चंगू मंगू को हटा दो, तो उनसे सिफारिश लेकर के उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर वर्तमान में भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री सुशील चंद्रा। ये कौन से नंबर के? 24वें हैं। और कब बने थे? 13 अप्रैल 2021 को उन्होंने पद ग्रहण किया था, संभाला था। निर्वाचन आयुक्त भी होंगे 2, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है? 3 मेंबर चल रहा है ना, तो एक तो हो गए अपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 होंगे अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये 2 वो हैं। कौन कौन से? एक तो हो गए राजीव कुमार, जिन्होंने 1 सितंबर 2020 को पद ग्रहण किया था, और एक है अपने 2nd नंबर के निर्वाचन आयुक्त, तो वो है अनूप चंद पांडे। ये 9 जून 2021 को बने थे निर्वाचन आयुक्त। फिर देखते हैं आर्टिकल 124, 125। भैया अपन तो 324 पढ़ रहे थे, एकदम से बीच में 124 का 4, 124 का 5 कहाँ से आ गया? तो वो यहाँ से आ गया कि हमने बात की थी कि हर चीज़ जो समान होगी वो सर्वोच्च न्यायालय के जज के समान होगी, तो इनको जो हटाने की प्रोसेस होगी वो भी सर्वोच्च न्यायालय के जज के समान ही हटाया जाएगा। तो आर्टिकल 124 के 4 में और 124 के 5 में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की बात कही गई है। ऐसे हमें 2 आर्टिकल ये भी याद हो गए। फिर ये देख ले इसमें है क्या क्या। तो हटाने की प्रक्रिया कैसे आधार पर होगी? तो साबित कदाचार के आधार पर और साबित असमर्थता। ठीक है, अगर वो कोई चीज़ के लिए डिसेबल है तब वो उनको निकाल सकते हैं। और प्रक्रिया कैसी होगी? तो प्रत्येक सदन का बहुमत और उपस्थित व मत देने वाले का 2/3, ठीक है, मतलब कि 2/3। आर्टिकल 124 के 5 में हटाने की प्रक्रिया व जांच हेतु संसद कानून बना सकती है, ऐसा डिटेल में बताया गया है। तो 124 के 5 में जो नियम बना सकती है तो न्यायाधीश जांच अधिनियम है 1968 का। अतः हटाने की प्रक्रिया जो है वो 124 के 4 में प्लस न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 पर वो डिपेंड करती है।
इसमें भी लोकसभा में 100 मेंबर, राज्यसभा के 50 मेंबर होने चाहिए। ऐसा करने के बाद अगर स्पीकर ने एक प्रस्ताव आया, उसको या तो वो स्वीकार करेंगे या तो अस्वीकार करेंगे। अस्वीकार करे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वीकार कर लिया तो जांच समिति बनेगी। जांच समिति बनेगी फिर से 3 मेंबर बॉडी की। 3 मेंबर बॉडी होंगे, कौन कौन 3 हो सकते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। दूसरा कौन सा मेंबर हो सकता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। फिर तीसरा कौन हो सकता है? प्रतिष्ठित न्यायवादी कोई भी हो, वो हो सकते हैं। जांच समिति बनी है तो कोई ना कोई रिपोर्ट बनाएगी, भैया इसने घोटाला किया है, इसने नहीं किया है, अच्छा आदमी है, ऐसा टाइप का। तो जांच समिति संसद को रिपोर्ट सौंपेगी और संसद का जो विशेष बहुमत जाएगा प्रत्येक सदन से, उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा ये इनको हटाने का या फिर ना हटाने का आदेश दिया जाएगा। कल्प्रेट होंगे तो हटा दिया जाएगा। फिर यह प्रक्रिया संसद के एक ही सत्र में पूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चली जा रही है। फिर अनुच्छेद 324 के 6 में बोला गया है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल, है ना, राष्ट्रपति व राज्यपाल निर्वाचन आयोग को जैसे उनकी ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। फिर निर्वाचन आयोग के कार्य देख लेते हैं, है ना। सीधे अगर 4 ऑप्शन में दे दे भैया इन 4 में से कौन सा एक निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, तो हमें मालूम होना चाहिए। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का निर्वाचन करवाना ईसी का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना ये भी इनका काम है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, निर्मित करना। फिर निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम की सूची डिसाइड करना। अपन देखते हैं टीवी पे आ जाते हैं हाथ जोड़ के हमें वोट दीजिए का टाइप का, तो वो कौन से चैनल पे कितने बजे कौन से नेता आने वाले हैं वो सब ये सब लोग डिसाइड करके देता है इसी उनको। फिर संसद सदस्यों की अयोग्यता, निरर्हता मतलब कि अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, और सेम चीज होगी विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को परामर्श देना। एक बार अपन संसद का से संबंधित है तो राष्ट्रपति को सलाह देंगे, और विधानमंडल से संबंधित है तो राज्यपाल को परामर्श देंगे। रैगिंग, मतदान केंद्र लूटना, ठीक है, वो न्यूटन मूवी आई थी वैसा, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द, कैंसिल करना। अगर कोई चीज़ जो चल रही है वो खराब है और वैसे हमारे जो निष्पक्ष निर्वाचन हो रहा है उसमें बाधा बन रही है तो भैया कैंसिल ही करवा देंगे। फिर राष्ट्रपति को सलाह देना कि भैया राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के बाद चुनाव निर्वाचन करवाए जाएं कि नहीं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, जैसे कि 25 जनवरी आज का दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस, सबको पता है आज नेशनल वोटर्स डे है ना। तो ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज के दिन भारत निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी 1950 को स्थापना की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इतना सबको मालूम है। 1950 में स्थापना हुई थी ये भी मालूम है, लेकिन पहली बार 2011 में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया गया था, मनाया गया था। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि 2022 का, क्योंकि पीएससी की आदत है वो पुराने से जोड़ते हुए करंट पूछती है, तो 2022 का जो नेशनल वोटर्स डे है वो कौन से नंबर का है, तो 12th मतलब कि 12वें नंबर का है, ठीक है। और पहली बार 2011 में मनाया गया था, तो गिन लो 12वां होता है। 2021 की थीम भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पेपर तो जुलाई 2021 के बाद से बनना है ना, तो पूछ सकते हैं, उनको कुछ भी पूछना हो पुराना ही पूछ लेते हैं। 2021 की थीम क्या थी नेशनल वोटर्स डे की? सभी मतदाता बने सशक्त और जागरूक, ठीक है। 2022 की थीम क्या हो गई? ये हो गई है, आज की थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, मतलब कि चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। इम्पॉर्टेंट क्या है कि 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदाता की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ये कैसे हुआ? वयस्क मतदाता का वर्णन दिया गया है, वयस्क मतदाता का अधिकार का वर्णन है, मतलब कि आर्टिकल 326 में, 326 में। और वर्तमान में राजनीतिक दल कितने हैं? कोई पूछे पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है, तो 8 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और उनके बनने का समय देखेंगे हम कब बनी वो। तो सबसे पहले
सबसे पहले बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 28 दिसंबर 1885 को। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, ये बनी थी 26 दिसंबर 1925 को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनी थी 7 नवंबर 1964 को। फिर भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को बनी थी, 6 अप्रैल 1980 को। बहुजन समाज पार्टी बनी थी 14 अप्रैल को 1984 में। AITC तृणमूल पार्टी बनी थी 1 जनवरी 1998 को। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी 10 जून 1999 को। नेशनल पीपल्स पार्टी बनी थी, ये बनी थी NPP, ये 6 जनवरी 2013 को बनी थी। ठीक है, EVM पढ़ लेते हैं भैया। EVM क्या होता है? वोट तो सब दे के आते हैं, लेकिन होता क्या है? तो EVM होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1982 में ये शायद KBC में भी पूछा था कि 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार EVM का प्रयोग किया गया था। उन्होंने ये पूछा था कि पहली बार EVM कहाँ यूज हुआ था, तो केरल में। 2004 के लोकसभा चुनाव में EVM का उपयोग हुआ था। EVM का निर्माण बेल मतलब कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि बेंगलोर की है, वो उसके द्वारा किया जाता है। और एक प्लस कौन बनाती है? ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हैदराबाद की है, इसके द्वारा। तो बेंगलोर और हैदराबाद के द्वारा EVM का निर्माण किया जाता है, ये बेल और ECIL के द्वारा। और VVPAT भी देख लेते हैं क्या है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है ना, एब्रीविएशन कहते हैं। तो VVPAT ये है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, या फिर इसको हाँ ठीक है, वोटर वेरीफाइएबल जो भी आप पढ़ते हो, पेपर ऑडिट ट्रेल। 2013 में पहली बार नागालैंड विधानसभा के नॉक्सन क्षेत्र में VVPAT का यूज किया गया था। 2017 में गोवा में पूर्ण रूप से फुल्ली यूज्ड हुआ था इन गोवा VVPAT। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इसका पूर्ण रूप में प्रयोग किया गया था। भैया कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? आचार संहिता। कहते हैं ना आचार संहिता लागू है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो आज पढ़ लो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। निष्पक्ष चुनाव हेतु आपसी समन्वय से निर्मित नियम ही हमारे कोड ऑफ कंडक्ट कहलाते हैं, आचार संहिता के नियम कहलाते हैं। चुनाव की तारीख से लेकर के चुनाव समाप्ति तक ये लागू रहती है। पहली बार 1960 में केरल में लागू हुई थी आचार संहिता। 1962 में लोकसभा हेतु कोड ऑफ कंडक्ट आया था। बेहतर क्रियान्वयन हेतु सी विजिल, ठीक है, CVIGIL, आप इलेक्शन कमीशन के जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर जाके चेक कर सकते हो। ये एक ऐप बनाया गया था इनके द्वारा, ताकि हमारा बेहतर क्रियान्वयन हो सके, इसका अच्छे से चुनाव हो सके, डाले जा सके, कोई भी धोखाधड़ी ना हो। अन्य प्रोग्राम जो इनके द्वारा चलाए गए हैं वो है, एक है स्वीप SVEEP, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं ताकि ये अपना रिवाइज हो जाए। इसके बाद अपन पूरी लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन था मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहले से लेके अभी वर्तमान तक का। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसकी सलाह पर उसके पद से हटाया जाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जाता है। अब अन्य में राज्य भी आता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी। आर्टिकल 324 का 5 के अंदर ये बोला गया है। फिर आता है हमारा भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो भैया अभी हमने पढ़ा था कि कोई योग्यता नहीं है, सीधी सी बात है, कोई योग्यता नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई वर्णन नहीं किया, लेकिन अधिनियम है। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आर्टिकल 324 के 2 में दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाने का प्रावधान है। और भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अभी हम पूरी लिस्ट देखेंगे, पर पहले कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, बड़े सुकुमार थे, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, और भारत में वर्तमान समय में कौन है? तो अभी सबसे पहले वाले बहुत सुकुमार थे, अभी वाले बहुत सुशील हैं। चलो, तो 24वें नंबर के हैं सुशील चंद्रा जी, वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त। फिर हम देखते हैं तो वर्तमान समय में सुशील चंद्रा जी का क्रमांक पूछ लिया गया तो 24वें नंबर के हैं। सुशील चंद्रा जी के पहले 23वें नंबर के कौन थे? क्योंकि पुराना पूछता है ना PSC, तो सुनील अरोड़ा जी थे। ठीक है, उनके जो प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? तो 25 जनवरी 2011 को, आज ही के दिन, लेकिन 2011 को मनाया गया था। अब कोई पूछ ले कि भैया अब वाला कौन से समय में कौन से नंबर का है? तो 12वें नंबर का है। फिर भारत के संविधान में निर्वाचन या चुनाव आयोग का वर्णन किस भाग में? अभी हमने सबसे पहली चीज यही पढ़ी थी, पार्ट
15 भाग 15 आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 में निर्वाचन या चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है संविधान में। इसलिए ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ानी है या घटानी है, ये पावर किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 324 के सेकंड के तहत। पहली बार निर्वाचन आयोग को मल्टी मेंबर बॉडी कब बनाया गया था, जब वो 3 हो गया था ना, 1 से 3, तो 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार ये 1 से 3 हो गया था। फिर निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। किसके तहत, किसके समान, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, 6 वर्ष या 65 वर्ष। फिर इनकी पदावधि निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 की धारा 4 के द्वारा डिसाइड होती है। और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते वही होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के जज के साथ होंगे। और कौन सी बात भारतीय संविधान में नहीं दी गई है, अभी हमने पढ़ा था, इनकी पदावधि प्लस योग्यता नहीं दी गई है। भारत में पहली बार आचार संहिता कब और कहाँ लागू हुई थी, हमने पढ़ा था केरल में हुई थी, लेकिन कब हुई थी, तो 1960 में हुई थी। क्यों हुई थी भैया, निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए, चुनाव हेतु मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए, वही हमने पढ़ा भी, आचार संहिता लागू की जाती है। अब लिस्ट देख लेते हैं फटाक से, और क्योंकि इनके केवल नाम इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से कोई 4 ऑप्शन में वो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, कोई एक में वो नाम डाल देगा केवल चुनाव आयुक्त का, और पूछ लेगा भैया कि 3 नाम दे देगा मुख्य चुनाव आयुक्त के, 1 नाम दे देगा केवल चुनाव आयुक्त का, बोल देगा इनमें से कौन का भी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहा। तो आपको डिसाइड करना होगा भैया ये तो अपना चुनाव आयुक्त था, ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं था। बहुत कंफ्यूजिंग है, बट इनके नाम इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए, तो पढ़ लो। सुकुमार सेन पहले थे, है ना, यह तो पहले वाले का मालूम होना चाहिए। 21 मार्च 1950 से लेके 19 दिसंबर 1958 तक थे। बाकी के ईयर छोड़ो, बस नाम सुनो। जैसे कि सेकंड थे KV के सुंदरम, थर्ड थे SP सेन, फिर आए नागेंद्र सिंह, फिर आए T स्वामीनाथन, SL शक्धर, फिर RK त्रिवेदी आए 7वें नंबर पे, 8वें में आए RVS पेरी शास्त्री, 9वें में थी श्रीमती VS रमा देवी। ठीक है, फिर TN शेषन आए, फिर MS गिल आए, फिर GM लिंगदोह आए, TS कृष्णमूर्ति, फिर BB टंडन आए, है ना, फिर N गोपाल स्वामी, नवीन B चावला, SY कुरैशी, YS संपत, HS ब्रह्मा, फिर नसीम जैदी, AK ज्योति, है ना, ये मेल है, सरनेम ज्योति इनका। फिर OP रावत। ये अब लास्ट की जो 21, 22, 23, मतलब 21 तो छोड़ो, 22, 23 और 24वें नंबर के थे। इनके ईयर इसलिए याद कर लो क्योंकि वही अपना PSC 2018 का चीज़ पूछता है, 2017 का पूछता है, तो मालूम होना चाहिए ईयर। तो OP रावत 23/1/2018 से 1/12/2018 तक थे। सुनील अरोड़ा ये 23वें नंबर के थे, 2/12/2018 से 12/4/2021 तक थे। और अभी जो वर्तमान के करंट के हैं वो है सुशील चंद्रा जी, इनका नाम तो घोंट के पी जाओ, क्या कि 13 अप्रैल 2021 से लेके वर्तमान समय तक हैं। ऐसे हमने पढ़ा हमारा भारत निर्वाचन आयोग, और इसमें हमने देखा आज का दिन जो कि था राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और आज की थीम भी बताई। तो आपका काम बनता है भैया, इससे आपकी आज आप एक काम करो, इसका जो थीम है वो मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे पता भी तो लगे आप देखते भी हो कि नहीं देखते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।